हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी लोगों के। पढ़ाई ठीक चल रही है। स्वागत है आप सभी लोगों का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बच्चों का आपके अपने ही रिवीजन क्लास में, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इजी लर्निंग इन फिज़िक्स। आज की इस रिवीजन क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैलकुलस सेक्शन से, और टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन के बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन पर। तो समझिए फंक्शन किसे कहा जाता है ना। तो देखिए मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ फंक्शन की, उसके बाद मैं आपको फंक्शन समझा दूंगा, फिर वापस अपनी टॉपिक पर आएंगे लिमिट पर। ओके, चलिए समझते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है? फंक्शन की जो बेसिक, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग अगर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख डाली है। एन एक्सप्रेशन, रूल और लॉ दैट डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई एग्जाम्पल लेने हैं, है ना। तो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, सपोज़ y इज इक्वल टू, हम लोगों ने कंसिडर कर लिया एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, y और x एक रूल से कनेक्ट है। y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा y की, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू भी हमारी चेंज हो रही है, और x आपकी इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दो वेरिएबल एक रूल के अकॉर्डिंग हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। डैट इज x और y जो है ना, एक रूल के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो रहे हैं, और y इज गिवन इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए, जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि y जो है ना, वो x के साथ साइन फंक्शन से एसोसिएटेड है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक फंक्शन कहलाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए 2x + 5 हो गए, y इज इक्वल टू, फिर इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू लॉग ई बेस x हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहता हूँ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट लिखिएगा तो मान लीजिए y इज इक्वल टू, मैंने 3x स्क्वायर माइनस 2x + 5 लिख दिया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लिखना चाहता हूँ y इज इक्वल टू, ये साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x + 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने y और x के बीच में एक सर्टेन रिलेशन रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये सारे रिलेशन जो y और x के बीच में यहाँ दिखाए गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसी न किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँगा तो मैथमेटिक्स में फंक्शन होने की और कंडीशन जो है ना, थोड़ी आप डिटेल में पढ़िएगा। तो क्योंकि मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पस हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि y और x के बीच में जो डिपेंडेंसी होती है, वो डिपेंडेंसी हमारी फंक्शन के नाम से जानी जाती है। और ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे को फंक्शन को दिखाना है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो हम लोग उसे यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से, और हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब आप ऊपर के एग्जाम्पल में देखिए, जितनी भी एग्जाम्पल्स है उसमें y और x के बीच में ही कनेक्शन दिया गया है। तो ये सारा कनेक्शन हमारा एक फंक्शन है। और अगर मुझे फंक्शन को एक कॉमन लैंग्वेज में देना है, तो फंक्शन को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग किस तरह से दे सकते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स से दिखा सकते हैं, है ना। चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक दो सिंगल एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, उसकी बात मैं करूँगा यहाँ पर। चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स, कोई फंक्शन है x का, और दिखाया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x + 5।
हम लोगों को f-2, f0 और f2 का मतलब निकालना है। अब जैसे मान लिया जाए कि मैं इसे सॉल्व करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर f-2 दिया गया, तो f-2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। आप बताइए, तो x की फंक्शन कितनी दिखाई गई है, 2x² - 3x + 5 दिखाई गई है ना। तो अगर आपको f-2 लिखना है तो जहाँ पर x है वहाँ आप -2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखिए। तो बताइए, तो ये कितने आ जाएंगे, 4 + 6 + 5, तो 8 + 6 + 5, ये कितने आ गए, 19। तो ये f-2 आ गया। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि मैंने लिख दिया f0, तो f0 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए f(x) इज इक्वल टू कितने दिए गए हैं, 2x² - 3x + 5। तो बताइए, क्या मैं अगर f0 रखूँगा तो x की वैल्यू 0 रख दीजिएगा तो कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। फिर वापस आइए, फिर क्या हम लोगों को पता करना है, f2, है ना। तो यहाँ से देखिए f2 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से अगर मैं f(x) लिखता हूँ तो f(x) इज इक्वल टू 2x² - 3x + 5 है ना। तो जब आप f2 लिखिएगा तो ये 2 × 2² - 3 × 2 + 5 आ जाएगा। ये कितने आ जाएंगे, 8 - 6 + 5, तो ये रिस्पॉन्स हम लोगों को 7 मिल जाएगा। देखिए तो कितना आसान है। अगर f(x) के टर्म में कोई एक्सप्रेशन दी गई है और हम लोगों को किसी वैल्यू पर f(x) पता करना है तो वो हम लोग बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, है ना। देखिए, बैक टू बैक हमारे पास एक और क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू 3 cos x + 2 sin x, देन फाइंड f-3 एंड f π/6। ओके, तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास f(x) क्या दिए गए, 3 cos x + 2 sin x। ओके, तो आपको f π-3 पता करना है ना। तो 3 × cos -π/3 + 2 × sin -π/3। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा जो है वो सिंपली कॉस थीटा के इक्वल होता है ना। तो जब आप इस इक्वेशन को लिखिएगा तो बताइए f-π/3 लिखिएगा तो 3, ये कॉस माइनस है ना तो ये डायरेक्टली कॉस लिखा जाएगा, ये साइन माइनस में ना है तो +2 × ये कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस साइन। तो यहाँ से लिखिए 2 × -sin π/3, बस ट्रिग्नोमेट्री के रूल फॉलो किया और हम लोगों ने ये लिख दिया। तो अब बताइए, अगर f(π-3) की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ से रिस्पॉन्स कितने दिखेंगे, 3 × cos π/3 - 2 × sin π/3, इतने मिल गए। और f-π/3 3 × cos π/3 बोले तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस cos 60 2 × sin π/3 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ से आप मेंशन कीजिए। तो इस तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिलेंगे, f-π/3 इज इक्वल टू 3/2 - √3। ये हम लोग आंसर दे सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आइए, अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं तो सेकंड एग्जाम्पल दिए गए हैं f(π/6) पर देना है। तो सबसे पहले तो आप f(x) लिखिए, तो f(x) इज इक्वल टू कितने दिए गए हैं, 3 cos x + 2 sin x, लिख दीजिए 3 cos x + 2 sin x। और आपको निकालना क्या है, f(π/6) पर ना वैल्यू निकालनी है। देखिए, तो π/6 पर निकालनी है तो 2 cos π/6 + 2 sin π/6 लिख सकते हैं हम लोग। और बताइए 3
कॉस पाई बाई 6 बोले तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 होते हैं। 2 साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री, ये 1/2 होते हैं। 2 गेट्स कैंसल्ड, तो इट मीन्स ये 3√3/2 प्लस 1 आ गए। हम लोग इतना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिए गए हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी होती है, ये अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल्स में देखा। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो है हमारा लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन कोर टॉपिक को, डेट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन, है ना। सपोज इसके लिए हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं। ओके, तो जैसे मान लिया जाए कि एक फंक्शन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। कौन सा फंक्शन कंसिडर कर लिया, ज़रा ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है ना, x और y में एक फंक्शन हम लोगों ने दिखा दिया। अब ज़रा आप बताइए, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2 कंसिडर करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू ज़रा निकालने की कोशिश कीजिए, तो 2 स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2 आएगा। तो ये कितने आ जाएंगे, 4 माइनस 4/2 माइनस 2 आएगा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। पता है ये जो 0/0 फॉर्म आया है ना, इस फॉर्म को हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये फॉर्म कौन सी फॉर्म कहलाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के नाम से। मैथमेटिक्स में और भी आपको टीचर बताएंगे कि कौन कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। फिलहाल आप इतना समझिए कि उन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से एक फॉर्म हमारी 0/0 भी है ना। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँगा तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाता है। तो अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो अब क्या किया जाए, तो ज़रा देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है कंसिडर दोज वैल्यूज़ ऑफ x विच आर वेरी क्लोज टू 2। हम लोग x की वैसी वैल्यू लेने जा रहे हैं जो 2 तो नहीं है लेकिन 2 के बहुत ही नज़दीक में है। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर x मैंने लिख दिया है ना, और ये फंक्शन y की वैल्यू हो गई। तो अगर मैं x की वैल्यू को मान लेता हूँ 1.9 ले लेता हूँ, है ना। तो चलिए एक नंबर लाइन मैं दिखा दूँ। तो सपोज दिस वन इज़ अ नंबर लाइन जो मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई 2। अब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया है 1.9। तो आप देखिए ये वैल्यू हमारी 1.9 है, 2 नहीं है लेकिन 2 के नज़दीक है ना। तो जब आप 1.9 की बात कर लोगे तो अब आओ मेन फंक्शन में। तो ज़रा ध्यान देना, तो मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, मेन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। ज़रा आप देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू 1.9 पर y की वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए तो y की वैल्यू में क्या दिख रहा है, तो ये 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस 2। बताइए ये कितने आए, तो ये हम लोगों को मिल जाएंगे 3.61 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस 2। तो y के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये एक्सप्रेशन 3.61 में -4 अगर आप लेस कीजिएगा तो ये -0.39 डिवाइडेड बाई ये -0.1। जब हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया तो ये 3.9 आ गया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर 1.9 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3.9 आ गई। इसी तरह से मैं x की वैल्यू को 1.99 मान लेता हूँ। अब बताइए 1.99 ये वैल्यू तो और नज़दीक आ गई ना 2 के। तो ऐसे कंडीशन में जब आप y की वैल्यू चेक कीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी चेक कर दिखाया है, ये 3.99 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू को 1.999 मान लेता हूँ तो ऐसे कंडीशन में जब आप चेक करोगे तो y की वैल्यू 3.998 आ जाएगा। तो अगर मैं 1.999 की बात करूँगा तो ये देखिए ये तो 2 के और नज़दीक आ गया ना हमारा। तो आप यहाँ से देखना कि इस पूरे एग्जाम्पल में जैसे जैसे x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू कहाँ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं,
एज वेन एक्स एरो टू, एक्स एरो टू का मतलब हो गया एक्स टेंड्स टू टू, या नहीं तो इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू टू। जब एक्स की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है तो देन y अप्रोचेस टू 4, इट मीन्स y की वैल्यू जो है ना वो हमारी 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। वो आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। x की वैल्यू जो है ये वैल्यू आपकी 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो y की वैल्यू हमारी कहाँ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। ये मैंने लिख दिया है। पता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप LHL से दिखा दीजिए। तो अगर मैं LHL की बात करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा, तो लिमिट के लिए LT साइन यूज़ होता है। आप लिमिट पढ़िएगा x टेंस टू 2, कैसे समझेंगे कि ये LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ पर 2 पर सुपर स्क्रिप्ट में माइनस यूज़ करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैंने x के नीचे 1 लिखा तो ये 1 हमारा किस में कहलाता है, सब स्क्रिप्ट में कहलाता है, ओके। लेकिन अगर यही 1 हमारा x के ऊपर लिखा हुआ है तो अब ये हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में 1 पढ़ते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ऊपर लिखा जाने वाला मार्क सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिखा जाने वाला मार्क सब स्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये 2 के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट माइनस अगर मैंने कर दिया तो इसका मतलब ही हो गया कि ये लेफ्ट हैंड में। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि ये जितने भी नंबर्स मैंने दिखाए हैं ये सारे के सारे नंबर्स 2 के किस साइड दिखाए जा रहे हैं, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड दिखाए जा रहे हैं। तो इन नंबर्स से जो वैल्यू की अप्रोच हो रही है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो बताइए फंक्शन हमारे पास कितने थे, फंक्शन थे x² माइनस 4/x माइनस 2। तो जब इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो ये हमारी 4 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों की फंक्शन 4 की तरफ अप्रोच करेगी जब हम लोग कहाँ अप्रोच करते हैं, 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। तो ओके, मैं इसको मिटा दूँ, इसे याद रखिएगा। नीचे लिखा जाने वाला मार्क सब स्क्रिप्ट, ऊपर लिखा जाने वाला मार्क सुपर स्क्रिप्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए एक और टेबल मैं बना रहा हूँ, ओके, जस्ट वेट। चलिए यहाँ से हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया, एक और टेबल कंसिडर कर लिया। अब ज़रा x की वैल्यू देखिएगा, ये x हो गया, ये फंक्शन हो गया, है ना। अब 2 पर ही दिखाना है क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 के लिए ही डील करना है, x की वैल्यू 2 है। तो अब बताइए 2 के नज़दीक में और कौन कौन सी वैल्यू आएगी, बताइए। तो 2.1 भी तो 2 के करीब है ना। तो अगर मैंने x की वैल्यू 2.1 रख दी तो ज़रा देखिए y क्या आ जाएगा। तो हम लोगों को पता है ना, सिंस y इज इक्वल टू क्या होते हैं, x² माइनस 4/x माइनस 2, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 2.1 पर y की वैल्यू की बात करता हूँ तो y कितने आ जाएंगे, 2.1 के स्क्वायर माइनस 4/2.1 माइनस 2, इतने मिल जाएंगे। 2.1 का स्क्वायर आप क्या लिखिएगा, 4.41 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये कितने 0.1 आ जाएंगे। अगर y आपको लिखना है तो बताइए, तो क्या ये 0.41 डिवाइडेड बाई 0.1 आप नहीं लिख सकते हो, तो कितने आ जाएंगे, ये 4.1 दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल। तो अगर x की वैल्यू 2.1 है तो y की वैल्यू 4.1 आ जाएगी। 2.1 से भी और नज़दीक आ जाइए, जैसे ही आप नज़दीक आइएगा 2.01 होगा ना। तो आप देखिए, तो यहाँ से हम लोग अगर 2 के नज़दीक आएंगे तो हम लोगों को इस डायरेक्शन में मूव करना होगा। तो अगर मैं यहाँ 2.01 लिखता हूँ तो आप सेट कर कर देख लेना, इसी तरह से ये 4.01 मिल जाएगा। अगर और नज़दीक आइएगा तो 2.001 लिखिएगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4.001 मिल जाएगा। तो मतलब ये जो डिस्कशन हम लोगों ने किया, इस डिस्कशन का सारांश क्या है, सारांश यही ना निकला कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच कर रही है। यहाँ भी हम लोगों ने यही देखा। तो इन दिस केस as when x approaches to 2 then y approaches to 4, this is called right hand limit of a function, right hand limit of a function, or
HL। अब इसे राइट हैंड क्यों कहा गया? आप देखिए तो यहाँ पर जो भी नंबर दिखाए गए हैं वो सारे के सारे 2 के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं, जितने भी नंबर मैंने लिए हैं। डेट्स वाई दिस लिमिट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ओके, और अगर मुझे राइट हैंड लिमिट लिखना है, राइट हैंड लिमिट, तो ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड के लिए 2 प्लस दीजिएगा, प्लस आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट में। लिमिट आपने किसकी निकाली? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की, और ये भी हमारा कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में, इस पूरे डिस्कशन में, चाहे हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात की हो, यहाँ से आप देखिए ये वाला पार्ट ये लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए दिखाया गया है, और यहाँ से ये पार्ट देखिए ये राइट हैंड लिमिट के लिए दिखाया गया है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया? इक्वल आ गया, है ना। तो अब ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। समझना क्या है? इफ़ लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then we say that limit of given function exists। अगर हम लोगों ने ये दिखा दिया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिए गए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और इस कंडीशन में अब आप लिखने के लिए फ्री हैं x टेंस टू 2। अब आप प्लस और माइनस मत लिखिए, x टेंस टू 2 डायरेक्टली लिखिए, और जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी लिमिटिंग वैल्यू 4 हो जाएगी। और यही हमारा पूरे डिस्कशन का सारांश हो गया, लिमिट ये हो गया। तो ज़रा ध्यान देना, कहने का मतलब क्या है? ये जो बॉक्स के अंदर रिजल्ट लिखा गया, इस बॉक्स के अंदर रिजल्ट का तात्पर्य क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये निकलता है कि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला गया था। लेकिन हम लोगों ने ये देख लिया कि चलो भाई ठीक है, x की वैल्यू हम लोग 2 नहीं लेते हैं, लेकिन 2 के नज़दीक तो लेने के लिए फ्री है ना, तो 2 के नज़दीक ले लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 के नज़दीक ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो हम लोगों ने ये देखा कि चाहे हम लोग लेफ़्ट साइड से 2 के नज़दीक की वैल्यू को लेकर जाएं या राइट साइड से 2 के नज़दीक की वैल्यू को लेकर जाएं, y की वैल्यू दोनों केस में 4 की तरफ ही अप्रोच कर रही है। तो जब y की वैल्यू दोनों केस में 4 की तरफ अप्रोच करती है, तो ही हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और हम लोग आसानी से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू 4 की तरफ जाएगी, 4 की तरफ अप्रोच करेगी। आई बात समझ में यहाँ तक? बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, इतना बेसिक इंट्रो हम लोगों ने लिमिट का समझ लिया। ओके, देखिए बहुत ही कम मौका मिलता होगा फिज़िक्स की फैकल्टीज़ को ये सब डील करने का, है ना, क्योंकि फ़िज़िक्स की ही सिलेबस इतनी ज़्यादा होती है कि ये सारी चीज़ें अगर हम लोग डील करने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाता है। क्लासरूम में कभी कभी मेरा मूड कर जाता है तो मैं डील कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैं भी स्किप करता हूँ। सीधे मैं क्लासरूम में बताता हूँ कि डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाता है फंक्शन को। हालांकि उसमें लड़के को एडजस्ट करने में बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल ही नया टर्मिनोलॉजी आ जाता है हमारे लिए, है ना। तो लेकिन क्या किया जाएगा, टाइम कम रहने की वजह कर हम लोगों को वैसा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेरे लिए टाइम की आज़ादी है, अपना ही चैनल है हम लोगों का, है ना। तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को पहले से ही आइडिया हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और जब हो क्या रहा है ये पहले से आइडिया हो तो हम लोग आगे के रिज़ल्ट को समझने में टाइम ही नहीं लगाते हैं, फटाफट आगे की रिज़ल्ट हमारी जो है वो समझ में आने लगती है। ओके, हाँ, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि अरे बाप रे, क्या सारे लिमिट को निकालने के लिए हम लोगों को इतने लंबे प्रोसेस से चलना होगा कि एक बार लेफ़्ट हैंड लिमिट को चेक करना होगा, एक बार राइट हैंड लिमिट को चेक करना होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जब आप 11th क्लास में जाइए, 11th क्लास की बुक सॉल्व कीजिएगा, आप मान लीजिए कि RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं या NCERT सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको जो लिमिट निकालने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं,
वो क्वेश्चन ऑलरेडी इसी बेस को लेकर तैयार किए गए हैं कि उस क्वेश्चन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आएगा। तो हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन के लिए चेक करने की फिलहाल तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही सेट किए गए हैं जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। और सीधे क्वेश्चन पूछता है डिटरमिन लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन या इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो क्वेश्चन क्या होता है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या होता है लिमिट का, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4/x-2। तो अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, बहुत ही लंबे प्रोसेस से पढ़ा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, है ना। बुक क्या डिमांड करता है लिमिट निकालने में, बुक क्या डिमांड करता है उसकी बात हम लोग कर लें। ये बताइए कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4/x-2। ओके, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसे आप लिखिएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई x-2। अगर मुझे आगे लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या ये आप x प्लस 2 इंटू x-2 नहीं लिख सकते हैं, इंटू x-2। अब बताइए x-2 कैंसिल, अब कुछ बचा नहीं, इसको सिंप्लीफाइड कर दिया ना आपने। जब आप इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लेकर चले जाओगे तो लास्ट स्टेप में आपको लिमिट की वैल्यू रख देनी है। बताइए x की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे x की लिमिटिंग वैल्यू 2 है, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 2 बोले तो 4 आंसर। ये हमारे पास फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो गई, कितनी आसानी से लिमिट निकल गया। अब बताइए ऊपर में जो डिस्कशन कर लाया था, तो डिस्कशन कर भी तो हमने 4 ही लाया था, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 3x³ माइनस 27/x-3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो बताइए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, क्वेश्चन है x³ माइनस 27/x-3, ये दिए गए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको आप x³ माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब 27 होता है, डिवाइडेड बाई x-3। देखिए अलजेब्रा में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a³ माइनस b³, ये फार्मूला आपने पढ़ा था a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और फिर एक फार्मूला हमारे पास था a³ प्लस b³, याद है ना, a³ प्लस b³, तो ये था a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ इस कंडीशन में जो क्वेश्चन ऊपर में दिया गया उसमें ये फार्मूला सूट कर रहा हमारा, है ना। जब सूट कर रहा तो आप लिमिट की बात कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया x टेंड्स टू 3। बताइए a³ माइनस b³ से ये लिखा जाएगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3 कैंसिल, तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इतने आ गए हमारे पास। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो अब लास्ट स्टेप में लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 3 के स्क्वायर आ जाएंगे, 3 इंटू 2 आ गया, प्लस क्या आ गया 9, तो 9 प्लस 3 इंटू 3 है ना x की वैल्यू, बार बार मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 प्लस 9, ये कितने आ जाएंगे 27 आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ गए। देखिए कितना आसान है ना। लेकिन अब सोचने वाले ने सोच लिया होगा, क्या सोच लिया होगा कि अगर और ज़्यादा हायर पावर करेंगे तब तो हमारे लिए फैक्टराइजेशन इतना आसान है नहीं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लिया जाए, चलिए आपकी सोच के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁻5 माइनस 32/x-2। तो अब देखिए अब ये क्या हो गया, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो ये तो हायर पावर में ना चला गया, आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁻5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई x-2। अगर आप इसको लिखना चाहते तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2
एक्स पर पावर 5 माइनस 32 को 2 टू दी पावर 5 लिखिएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इतने आ जाएंगे, है ना। ये मिल गए हम लोगों को। अब बताइए, ये अब तो फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा, है ना। तो इसको शॉर्ट अप्रोच में कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला दे देता हूँ, उसको मैं प्रूव भी करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ से देखिए वो फार्मूला क्या है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। एक्स पर पावर 5 माइनस 2 पर पावर 5 बाई एक्स माइनस ये है ना। तो यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये हो जाता है एन ए टू दी पावर एन माइनस 1। बस इतना याद रखना आपको, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला हमारा निकल कर सामने आता है। कैसे ये प्रूविंग होती है देखिए, शायद वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं बता दूं। तो यहाँ से आप देख लेना ये फॉर्मूला आ गया। तो अब बताओ, तो अगर मैं रखना चाहता हूँ तो क्या इसको ऐसा नहीं रख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ये एक्स पर पावर 5 है ना, एक्स पर पावर 5 माइनस 2 पर पावर 5 एक्स माइनस 2। देखिए तो ये ऊपर वाले फॉर्म में जो ब्रैकेट में रिजल्ट लिखा है मैंने उसी फॉर्म में है ना। तो जब ये इसी फॉर्म में है तो 5 इंटू 2 पर पावर क्या लिखिएगा, 5 माइनस 1 लिखिएगा। ये 5 इंटू 2 पर पावर क्या आ जाएंगे, 4। 5 इंटू 2 पर पावर 4 कितने आ जाएंगे, 16। तो ये कितने आ गए, 80। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, एक्स टेंस टू 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 को किस तरह से लिमिट निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब अगर मान लिया जाए कि हमारे पास ये आ ही गया, कौन सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जिसका आंसर n इंटू ए पर पावर n माइनस 1 आ रहा है। इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ से पूछ दिया गया, तो किस तरह से हम लोग पता करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ लिमिट का, जो रिज़ल्ट मैंने यहाँ येलो वाले कलर से लिखा है। देखिए ये कैसे आता है। तो ऐसे लिमिट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन हम लोग एक काम करते हैं, x की वैल्यू को मान लेते हैं। मान लीजिए कि x की वैल्यू a प्लस एच है ना। तो अगर x की वैल्यू a प्लस एच है, तो जब x की वैल्यू a के इक्वल होने जाएगी तो h की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी, है ना। तो जब x की वैल्यू a की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर x आपका a के बराबर होने जा रहा है तो h की वैल्यू 0 के बराबर होने जा रही है। क्लियर है। अब आप लिमिट पर आइए, बताइए तो लिमिट क्या दिया गया है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंस टू a एक्स पर पावर n माइनस ए पर पावर n बाई एक्स माइनस ए, ये दिए गए हैं, है ना। अब मेरे को लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, तो लिमिट बताइए तो x को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस एच में। तो जब x a की तरफ है तो वैसे कंडीशन में तो h 0 की तरफ है। तो आप देखिए तो यही ना लिमिट दिया गया है, x टेंस टू a। तो अगर x हमारा a की तरफ है तो h टेंस टू 0, h 0 की तरफ होगा। तो इसको आप h में कन्वर्ट कर दीजिए, h टेंस टू 0 हो गए। और x की जगह पर अब आप लिख दीजिए a प्लस एच पर पावर n माइनस ए पर पावर n डिवाइडेड बाई x की जगह पर क्या लिखिएगा, a प्लस एच माइनस ए। बोलिए इतना आ जाएगा, बिल्कुल। अब ये a और ये a कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच पर पावर n है ना, आप a कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस एच बाई ए पर पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ए टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h, इतना लिख दीजिए आप। और लिमिट h टेंस टू 0, ये कितने आ जाएंगे, ये a टू दी पावर n इंटू 1 प्लस एच बाई ए टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h आ जाएंगे, है ना। आप जानते हो आगे किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, a पर पावर n को आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस एच बाई ए टू दी पावर n माइनस ये तो 1 आ गए, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, h आ गया।
इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a टू दी पावर n। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस एच बाई ए पर पावर n है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम ज़रा याद कीजिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था 1 प्लस एक्स पर पावर n, कितना पढ़ाया था आपको बाइनोमियल थ्योरम से, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो रिज़ल्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो रिज़ल्ट यही ना आया था, 1 प्लस एक्स पर पावर n, ये आ गए थे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3x³ प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मतलब इतना हमारे पास आया था। तो अब ज़रा ध्यान देना, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से लिखता हूँ इस वाले टर्म के लिए, तो 1 प्लस एच बाई ए पर पावर n, आप यहाँ देखिए 1 प्लस एच बाई ए पर पावर n है ना, तो इसको अगर मुझे दिखाना है तो बाइनोमियल थ्योरम पर ला दीजिए। कैसे लाइएगा, 1 प्लस एन इंटू एच बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ से एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस आगे लिखिएगा तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ से अगर लिखेंगे तो h बाई ए का क्यूब प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। और अब आप बताइए, यहाँ लास्ट में -1 है ना, तो सो ऑन करते हुए लास्ट में -1 हमने सेट कर दिया। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिए क्या हुआ यहाँ पर। अगर मैं बात करूँगा तो ये 1 प्लस में, ये 1 -1 में कैंसिल हो गए, है ना। अब यहाँ से फर्दर आइए, जब फर्दर आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, और यहाँ से एक चीज़ और मिसिंग है, ये देखिए ये डिवाइडेड बाई h है ना, तो इस डिवाइडेड बाई h को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a पर पावर n बाई h के फॉर्म में, है ना, डिवाइड ही हो गया हमारा। अब बताइए ये कितने हो गए, a पर पावर n बाई h इंटू, यहाँ से अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या फैक्टर आप कॉमन लीजिएगा, n इंटू एच बाई ए। बोलिए तो ये कॉमन हो गया, चलिए कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, n इंटू एच बाई ए कॉमन ले लिया तो पहला टर्म अब 1 आ गया। दूसरे में अगर आपने हाथ डाला तो ये n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ से h बाई ए मिल गया। तीसरे टर्म की बात कीजिएगा तो ये n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 और ये h बाई ए पर पावर 2 आ गया। अगर आप देखिएगा तो सारे टर्म में h बाई ए अवेलेबल है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ। आगे देखते हैं, आगे इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए ये h और ये h कैंसिल हो गया, तो n, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो n अपनी जगह पर है और a के पावर को अगर सॉल्व करते तो यहाँ देखिए तो a पर पावर n डिवाइडेड बाई a है ना, इस a पर पावर 1 है तो क्या लिखिएगा, a पर पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये a इंटू ए पर पावर n माइनस 1 के फॉर्म में है। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे 1 प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 h बाई ए प्लस, ये देखिए h बाई ए का होल स्क्वायर है, फिर अगला टर्म h बाई ए का होल क्यूब आ जाएगा। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, टर्म्स कंटेनिंग हाइयर पावर ऑफ h बाई ए, हाइयर पावर ऑफ h बाई ए, ऐसा लिख दिया है ना। तो अब बताइए, अब फाइनली आप लिमिट को हटा दीजिए। लिमिट में h किसके बराबर दिया गया, 0 के बराबर दिया गया है। तो जब आप लिखिएगा तो n इंटू ए पर पावर n माइनस 1 आ गए। ज़रा देखिए n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, h की वैल्यू 0 बाई ए, आप इतना लिखिएगा। अब बताइए तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही ना आएगा। तो इस तरह से जितने भी h वाले टर्म हैं, h वाले टर्म का सारा रिजल्ट क्या मिलता चला जाएगा, 0 ही ना मिलता चला जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से फाइनली अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये सारा टर्म 0 हो गया, तो हमारे पास n a पर पावर n माइनस 1 और ये 1 प्लस 0 आ गए। तो हेंस लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, n a n माइनस 1 आ जाएगा
यही आपका लिमिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? ये जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ डिफाइन की है एकदम आसानी से आ गया ना समझ में? तो यही चीज़ है। देखो, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात की जाएगी ना तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता हम लोगों को समझना रिलेटिवली आसान होता है हमारे लिए, है ना? तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, जो फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब आप मैथ्स अगर पढ़ोगे, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स पढ़ना, स्पेशली जिनकी पेपर मैथ्स है तो वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर जिन लोगों ने बायोलॉजी रखा है तो बायोलॉजी वाले भी अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, जब आप लिमिट को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए सिखाई जाएगी। वहाँ पर आप देख लेना कि और क्या क्या इसमें फॉर्मेट आता है। मैंने एक फॉर्मेट आपको सिखा दिया, इसको प्रूफ करके दे दिया, बाकी आप मैथ्स में पढ़ लेना। फिज़िक्स में इतनी ज़रूरत है नहीं, तो फिज़िक्स में अब आगे लिमिट में तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। लिमिट की क्लास को यहीं पर हम लोग अब रैप अप करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक है, मेरे ख्याल से वेट करते हैं, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसी टॉपिक को मैं दे सकता हूँ, या नहीं तो मन करेगा तो फिर कैलकुलस से बनाया जाएगा डिफरेंशिएशन पर। अब देखता हूँ आगे क्या होता है। वेट कीजिए कौन सी टॉपिक की हमारे पास अब लेक्चर आने वाली है। तो चलिए, आज हमारी 17th लेक्चर कंप्लीट हो गई। 17th लेक्चर, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट तो आएगा ही।